यहाँ पे वी आई किधर होगा, वी किधर होगा, आई किधर होगा? हाँ, कौन नीचे रहता है कौन ऊपर रहता है ये पता है क्या? एक्स एक्सिस में किसको रखा जाता है? अरे वैसे नहीं, मतलब एक्स एक्सिस में किसको रखा जाता है वो बताओ जनरली, मतलब जनरली किसको रखा जाता है? टाइम। एक्स एक्सिस पे वो वेरिएबल रखते हैं जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करता हो, ठीक है। और यहाँ पे रखते हैं हम लोग डिपेंडेंट। जैसे तुम लोग बचपन में, बचपन नहीं क्लास 9 में वीटी ग्राफ बनाते थे ना, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ बनाते थे, याद है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सब में टी नीचे क्यों रहता था? क्योंकि क्योंकि टी को किसी से मतलब नहीं है, तुम वेलोसिटी बढ़ाओ वेलोसिटी घटाओ, वेलोसिटी है नहीं है मतलब नहीं है, टाइम अपना बढ़ते रहेगा। टाइम निर्भर नहीं करता है कि वेलोसिटी है कि नहीं, बट अगर तुमको वेलोसिटी कुछ भी चाहिए तो उस वेलोसिटी के लिए कुछ ना कुछ टाइम ज़रूरी है। तो ये वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पे? टाइम पे। डिस्प्लेसमेंट करना, यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है तो कुछ तो टाइम लगेगा ना, तो ये डिपेंड करता है टाइम पे। एक्सेलरेशन में डिपेंड करता है टाइम पे, बट टाइम किसी से निर्भर, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है पूरा पूरा। जो इंडिपेंडेंट होता है उसको यहाँ रखते हैं, जो डिपेंडेंट होता है उसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वी एंड आई का, तो अगर हम लोग वी को रख देंगे इंडिपेंडेंट, दोनों हो सकता है, मतलब अब मेरा यहाँ पे कहना है कि आई भी होता है और वी आई भी होता है। दो केस बता रहे हैं यहाँ पे, सुनना। अगर तुम वोल्टेज को फिक्स कर दिए, मतलब बैटरी जो लगा दी वो लगा दी, अब उसको चेंज नहीं कर रहे हो, एक बैटरी लगा दिए 10 वोल्ट का, मान के चलो बैटरी लगा दी, अब बस करंट चेंज करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस को बदल बदल के करंट चेंज करेंगे, तो हम लोग वोल्टेज को रखें फिक्स, चेंज नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंट हो गया, और करंट चेंज हो रहा है वोल्टेज के हिसाब से, जैसे ऐसा ऐसा कुछ। सुनो, दो दो सर्किट हम बना रहे हैं, एक पहला सर्किट ये वाला, कुछ ऐसा बल्ब लगा हुआ, सर्किट में दिक्कत है, सर्किट अच्छा नहीं लगता। ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट में मान के चलो करंट बह रहा है 5 एम्पियर का, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 10 वोल्ट का बैटरी को खोल रहे हैं और इधर लगा दे रहे हैं 20 वोल्ट का बैटरी, 20 वोल्ट का बैटरी, तो करंट कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट था, सॉरी 10 वोल्ट था तो 5 एम्पियर का करंट, 20 वोल्ट हुआ तो 10 एम्पियर का करंट। फिर इस बैटरी को खोलो, एक 40 वोल्ट का लगाओ या फिर 30 वोल्ट का लगाओ, तो उस हिसाब से चेंज होते रहेगा। तो यहाँ पे कौन किस पे निर्भर कर रहा है, करंट वोल्टेज पे कि वोल्टेज करंट पे? फिर से बोलो, हाँ। करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे, कि वोल्टेज को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग करंट चेंज हो रहा है। तो वोल्टेज तो अपना मर्जी चल रहा है कि हम बदल रहे हैं, अभी हम लोग बदल रहे हैं, तो इस केस के लिए ये वाला ग्राफ परफेक्ट रहेगा, ये वाला नहीं। बात समझ में आया? कभी कभार ऐसा भी केस होगा, एक और केस देखो, और इधर लगा देंगे एक रेजिस्टर, ये वाला कुछ एक्सप्लेन किया था, याद आ रहा है? क्या था इसका नाम? वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट भी बोलते थे, वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते थे। ये वाला क्लास में सबको आए थे रियोस्टेट वाले में? तुम नहीं आए, तुम आए थे, बाकी लोग आए थे, ठीक है। तो रियोस्टेट क्या करता है, रेजिस्टेंस को बदलता है, उसके अकॉर्डिंग क्या बदलता है, वोल्टेज बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो करंट कुछ बह रहा है, अब यहाँ पे ऐसे करंट बह रहा है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जा रहा है ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो जब यहाँ पे है तो यहाँ तक जाएगा, ठीक, यहाँ तक, सॉरी ऐसे जाएगा पूरा पूरी, उसके बाद इतना ही रेजिस्टेंस वो झेलेगा, इतना। अगर इसको उठा के यहाँ पे रख दिया जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा आएगा, इसको यहाँ से तार मिलकर यहाँ से रेजिस्टेंस को झेल ही नहीं पाएगा, बाईपास कर देगा। अगर इसको उठा के यहाँ पे रख दिया जाए, यहाँ पे इस जगह पे कहीं, तो ये ऐसे जाएगा, वापस आके फिर से पूरा रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो इसको अगर हम लोग ऐसे बढ़ाते घटाते रहें तो ये जो लाइट है उसका वोल्टेज डिमर या ब्राइट होते रहेगा। जब हम लोग यहाँ पे रखते हैं इस जगह पे, इस पोजीशन 1 में, तो सबसे डिम जलता है कि सबसे ब्राइट? सबसे डिम, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस मतलब एनर्जी खत्म हो जा रहा है, मतलब वोल्टेज कम मिल रहा है इसको। और अगर नंबर 2 पोजीशन में रख देंगे तो सबसे ब्राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस झेलना ही नहीं पड़ेगा। ये वाला जो केस बन रहा है अभी, यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज वैरी कर रहा है किसके हिसाब से? करंट के हिसाब से। वोल्टेज वैरी कर रहा है करंट के हिसाब से। समझ आया कैसे? क्योंकि ये चेंज नहीं, वोल्टेज वैरी हो रहा है इसका, ये डिमर हो रहा है, ब्राइट हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है? करंट जो मूव कर रहा है उसके हिसाब से। करंट को चेंज करने वाला काम अब इस बार हम लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो रेजिस्टेंस को वैरी करके उसके अकॉर्डिंगली इसका वोल्टेज चेंज होते जा रहा है। तो जब इस वाला केस का बात करेंगे तब ऐसा वाला ग्राफ बनेगा। समझ आया क्या? बट बुक में ऐसा नहीं बोलता है, बुक में तुम ये ऐसा पढ़ोगे तुम लोग आगे जाके, ऐसा कि ये भी होता है, ये भी होता है, इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, उसका ग्राफ कुछ वैसा बनेगा, ऐसे कुछ पढ़ोगे। बट तुम लोग इस क्लास में हमको लगता है ये वाला है, क्या है? तुम्हें चेक करो तो आई वी है कि वी आई है, ये वाला ऐसा है।
दिस वन, ये वाला होगा। तो हम लोग यही वाला ग्राफ बनाते हैं फिलहाल के लिए, वी आई ग्राफ। इस ग्राफ का नाम वी आई ग्राफ है। जो पहले बोला जाता है उसको हम लोग ऊपर वाई एक्सिस में लिखते हैं और आई को ऐसे नीचे, जैसे याद है मन, नहीं वो ऐसे लिखा होगा इन एम्पियर्स ऐसे करके, वो लोग आई नहीं लिखा है, आई की जगह में करंट लिखा है और ब्रैकेट में उसका यूनिट लिखा है। जैसे हम लोग आई लिखे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखो ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते थे ना हम लोग बचपन में, तो ऐसा लिखते थे क्या मीटर पर सेकंड और ये सेकंड, नहीं वो लिखते थे, हो सकता है इन ब्रैकेट में लिखेंगे इन मीटर पर सेकंड, बट है किसका ग्राफ है, जो क्वांटिटी है उसको लिखा जाता है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, जो क्वांटिटी है उसको लिखा जाता है और उसमें जो वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़, उस वैल्यूज़ का यूनिट ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम आई लिखे हैं कि यहाँ पे जो क्वांटिटी पुट किया जाएगा वो करंट पुट किया जाएगा। करंट किस में पुट किया जाएगा, हो सकता है एम्पियर में, हो सकता है इन मिली एम्पियर में, हो सकता है इन माइक्रो एम्पियर में, वो हम लोग यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, किस में यूनिट क्या रहेगा इस करंट का, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे एम्पियर में करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज पुट करेंगे, बट इन किस में, वोल्टेज किस में रहेगा, वोल्ट्स में रहेगा। मिली वोल्ट में भी रह सकता है, माइक्रो वोल्ट में भी रह सकता है, मेगा वोल्ट में भी रह सकता है, गीगा वोल्ट में रह सकता है, बट हम लोग जनरली क्या लिखेंगे, वोल्ट। ये समझ में आ गया। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, चलो 10 एम्पियर का करंट है मान के चलो, और वोल्टेज क्या ले ले, 10 वोल्ट ही ले ले कि कुछ और ले ले, 20 ले लेते, ओके। और फिर 20 एम्पियर लेते हैं यहाँ पे, 40 वोल्ट, 30 एम्पियर लेते हैं तो सही जा रहे हो, हाँ 60 वोल्ट, 40 एम्पियर तो 80 वोल्ट। ये समझ में आ रहा है दूरबीन। तो हम लोग यहाँ पे भी 10 20 30 कर देते हैं, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, यहाँ पे भी ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 80 है। पहला है 10 एम्पियर में 10 वोल्ट, सॉरी 20 वोल्ट, तो जीरो में जाएंगे ऐसे 10 एम्पियर में 20 वोल्ट, कहाँ आएगा पॉइंट, इस जगह में कहीं। समझ आ रहा है कैसे प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ। 20 एम्पियर में 20 एम्पियर में 40 वोल्ट, मतलब यहाँ पे आ रहा है कहीं। हाँ ऐसा दे सकता है, पूरा एक टेबल बना देगा, बोलेगा ऐसे ग्राफ प्लॉट कीजिए। ये नहीं ग्राफ पेपर नहीं देगा, ऐसे ही नॉर्मल करना है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है बस, ठीक है। केस स्टडी में ऐसा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखेगा कि एक बच्चा है, कोई नाम लिख देगा, वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, वो ऐसे करके नॉब घुमा रहा है, तो वो देख रहा है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, उसका एक टेबल बना दिया, प्लॉट द ग्राफ ऑफ, उस लड़का का नाम सौरभ, ऐसे। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। नेक्स्ट बताओ, 30 पे 30 60, फिर 40, और फिर सबको स्केल से क्या कर देना, जीरो से ऐसे मिला देना, जीरो स्ट्रेट लाइन तो होता ही है, जरूरी नहीं कि जीरो से हो, बस ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ से ही पास करना है तुमको, ठीक है। जीरो से होगा तो मतलब देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, स्ट्रेट होना चाहिए। ऑरिजिन से पास नहीं भी कर सकता, हम कहीं क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर मान के चलो कुछ एग्जिस्टिंग करंट हो सकता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे कुछ करंट है, मान के चलो हम बैटरी लगाएं, स्विच ऑफ किया हुआ है, बैटरी लगाएं स्विच ऑफ किया हुआ है, तो वोल्टेज है कि नहीं उसमें, अभी वोल्टेज है कि नहीं है, क्योंकि बैटरी है ना, बैटरी है तो वोल्टेज होगा, बट स्विच ऑफ किया हुआ तो करंट दौड़ रहा है क्या, नहीं। तो पॉसिबल है कि वोल्टेज कुछ है, वोल्टेज मान के चलो 10 है, बट करंट कितना है, 0, तो पहला वाला तो पॉइंट यहाँ आ गया ना, पॉसिबल है। बट जनरली ओम्स लॉ के हिसाब से वो लोग वैसे नॉर्मल बता रहा है कि हाँ 0 0, पहला वाला ऐसा ले रहा है कि 0 एम्पेयर में कितना वोल्ट, 0 वोल्ट, उस तरह से कर रहा है, तो ठीक है, पॉसिबल, ठीक है। तो ग्राफ बन गया, समझ में आ गया, ऐसा ही होता है। लिख लो इसको, जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और यहाँ पे एक ग्राफ, इसी को बोलते हैं कि ग्राफ है, ये सब तो एक्सिस है, और ग्राफ कौन सा है, यही वाला। ग्राफ का दो पहलू होता है, मतलब एक ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है, ग्राफ को पढ़ना है, रीड करना है, तो दो तरीके से पढ़ते हैं कि ग्राफ का स्लोप कितना है, स्लोप मतलब ढलान, ये स्लोप कितना है, कितना ढलाव है इसमें, एक बॉल रखेंगे कितना तेज़ी से गिरेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि ये ग्राफ अपने अंदर कितना एरिया कवर कर पा रहा है, एरिया अंडर कर्व, सॉरी एरिया अंडर द ग्राफ, जो भी बोलो। जो पहला पहलू है स्लोप ऑफ द ग्राफ, और दूसरा है एरिया अंडर द ग्राफ। हम कर्व नहीं बोल रहे क्योंकि यहाँ पे कर्व है नहीं, है तो स्ट्रेट लाइन है। तो दोनों कैसे कैसे निकलता है वो सुनो। स्लोप जब भी निकालना होगा हाँ, तो हम लोग करते हैं सिंपल भाषा में अगर बोले तो, स्लोप निकालना है तो y बाई एक्स कर देते हैं, ठीक है। जो भी y है उसको डिवाइड कर देते हैं x से। क्यों बात कर रही है, क्यों करते हैं,
ये रटने वाला बात खाली भी बता रहे हैं, कैसे रटो। और एरिया अंडर द ग्राफ अगर हो तो y इंटू एक्स कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे y बाई एक्स कर, जिससे यहाँ पे हम वीटी ग्राफ का एग्जांपल ले रहे हैं बार बार। वीटी ग्राफ में ये मान के चलो ग्राफ है, v मतलब वेलोसिटी, t मतलब टाइम, तो इसका हमको स्लोप पता करना है। तो स्लोप मतलब क्या कर देंगे, v बाई टी। तो v बाई टी का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता था, अच्छा 9 भूल गए क्या पूरा, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता था एक्सेलरेशन, क्या था, तो ये एक्सेलरेशन ही है, ये कुछ नहीं और क्या है, एक्सेलरेशन। मतलब इसका जो स्लोप है इस ग्राफ का, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वही हम लोग को क्या बतलाता है, एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। और इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है, एरिया वो v इंटू टी हो जाएगा। v मतलब वेलोसिटी और टाइम t मतलब टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता था, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता था, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट मतलब s। तो हम लोग अगर याद हो तो न्यूमेरिकल में हम लोग एरिया निकालना, s निकालने बोलता था तो हम लोग ये निकाल लेते थे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल दिए तो s निकल गया। समझ आ रहा है, 9 भूल गया पूरा, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल समझ में आया कि स्लोप में ये और एरिया में मल्टीप्लाई। तो इस पर भी वही करेंगे, मान के चलो y की जगह में मेरा है v और यहाँ पे है i, तो मेरा स्लोप क्या बताएगा यहाँ पे, v बाई आई, जो कि क्या होता है r। मतलब कोई भी वी आई ग्राफ का जो ग्राफ होता है उसका जो ढलान होता है वो ढलान क्या रिप्रेजेंट करता है, r, रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। समझ आया। दूसरा, इसका एरिया कुछ बताता है कि नहीं वो भी चेक करो, v इंटू आई कुछ होता है क्या, वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज इंटू करंट ऐसा कोई क्वांटिटी होता ही नहीं है। देखो कभी कभार क्या होगा ना, जैसे फोर्स बाई एरिया क्या होता था, नहीं प्रेशर इक्वल्स टू एफ बाई ए, एम क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए होता था, याद है, एम बाई ए होता था क्या, नहीं, एम बाई ए कुछ होता है, एम बाई ए कुछ भी नहीं होता है। तो कुछ भी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, हो सकता है ये कुछ है ही नहीं, ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है, बट एम इंटू ए कुछ रिप्रेजेंट करता है क्या, फोर्स। इसी तरह से v इंटू आई कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता। तो हमको इस पूरे ग्राफ वाले कहानी में एरिया का कोई काम नहीं है, हमको बस एक ही चीज़ काम याद रखना है, क्या, स्लोप। मतलब हम लोग को वी आई ग्राफ का जो ग्राफ है वो क्या बताता है, बस रेजिस्टेंस बताता है। कैसे पता करते हैं उसका रेजिस्टेंस, बाई स्लोप। तो अब स्लोप पे आते हैं, ये सब हटाओ, लिखना क्या क्या वो देखो। एक तो ये लिखना है, पहला चीज़ ये लिखना है, और उसके बाद ये वाला पार्ट में आना है, इसको भी नहीं लिखो। इतना समझ में आ गया, लिख लो इतना पहले। स्लोप पता कैसे करते हैं, तो स्लोप का मतलब है कितना ढलान है, मतलब कितना एंगल है इसमें, ये थीटा ही पता करना होगा। स्लोप पता करने के लिए हम लोग को एंगल पता करना होता है। अब एंगल पता करने का मतलब थीटा पता करना है। अब थीटा पता डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सहारा लेना पड़ता है, साइन कॉस टैन किसी का भी। तो किसका सहारा ले, तो साइन का देखते हैं पहले। साइन का क्या होता है, पी बाई एच। तो पी ये है जो कि पता कर सकते हैं वाई एक्सिस से, ये पी, और एच ये वाला है जो कि वाई एक्सिस से या फिर एक्स एक्सिस से पता नहीं कर सकते। तो साइन इज नॉट अ गुड ऑप्शन। समझ आ रहा है। कॉस करते हैं, कॉस का मतलब बी बाई एच। तो इस थीटा को अगर कॉस से निकालेंगे तो बी, हाँ, एक्स एक्सिस से पता कर सकते हैं, बट एच फिर से हाइपोटेनस, इसको ना इससे पता कर सकते ना इससे पता कर सकते हैं, तो कॉस भी सही नहीं है। टैन देखते हैं, टैन होता है पी बाई बी, टैन थीटा इक्वल्स टू पी। पी मतलब वाई एक्सिस से पता किया जा सकता है और बी मतलब एक्स से पता किया जा सकता है, मतलब ये बेस्ट है। इसलिए हम लोग थीटा जब भी एंगल पता करना होता है किससे पता करते हैं, टैन थीटा से ही पता करते हैं। समझ आ रहा है। तो ये याद रखना कि स्लोप मतलब टैन थीटा होता है। टैन थीटा ही क्यों होता है, रीज़न क्योंकि टैन थीटा में वाई और एक्स एक्सिस दोनों इंक्लूडेड है, बाकी सब में नहीं है। तुम कॉट भी ले सकते हो, ठीक है, बट टैन लेते हैं जनरली। तो टैन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये v और बाई आई, मतलब वही घूम फिर के क्या आ जाएगा, r। ठीक है। अब एक चीज लिख लो, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये दो ग्राफ ऐसा है, ये 1 ये 2। 1 और 2 में से ढलान ज्यादा किसका है, 1 का कि 2 का, 1 का। समझ में आ रहा है, ज़्यादा स्टीपर है ना ये, यहाँ से बॉल रखेंगे यहाँ पे बॉल रखेंगे, ये बॉल फास्ट आ जाएगा, बॉल धीरे धीरे आएगा। तो जिसका ढलान ज़्यादा है उसका मतलब उसका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है मतलब टैन थीटा ज़्यादा है, मतलब 1 का और 2 का ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि 1 और 2 में से दो बल्ब का ग्राफ बनाया गया है, ये बल्ब 1 है ये बल्ब 2 है, दोनों में से ज़्यादा अच्छा ग्लो कौन करेगा, 2, क्योंकि बल्ब 1 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है बल्ब 1 का, तुमको समझ नहीं आ रहा कुछ भी, मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग नहीं है, ठीक है। अभी क्या समझ में आया, ये 1 और 2 का क्या बात है, इस दोनों में से ज़्यादा क्या है, ज़्यादा कौन वाला है, 1 वाला ज़्यादा है। 1 वाला में क्या ज़्यादा है,
हाँ, ढलान ज़्यादा है मतलब क्या ज़्यादा है? क्या ज़्यादा? करंट ज़्यादा यूज़ होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा मतलब करंट को रोकेगा कि अलाउ करेगा? रोकेगा, ज़्यादा रोकेगा। और ज़्यादा रोकेगा तो बल्ब अच्छा से ग्लो करेगा कि खराब से ग्लो करेगा? खराब से। तो बल्ब किस में ज़्यादा अच्छा ग्लो करेगा, 1 के कि 2 में? 2 में। समझ आया? ओके। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे R1 इज ग्रेटर देन R2 की लेस देन R2? ग्रेटर देन R2। इस वजह से वोल्टेज क्या हो जाएगा बल्ब 1 का? तो लिखते हैं बल्ब 1 विल ग्लो डीमर की ब्राइटर? डीमर देन बल्ब 2। ये समझ में आया? इसको लिख लो। नहीं लिख सकते, बहुत बढ़िया। किसी को हाँ बोलना है? नहीं। क्या ऐसा V बाई आई इक्वल्स टू अगर R है तो हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा ये तो R भी ऊपर है और V भी ऊपर है, तो V बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा? या फिर R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I है, I बढ़ाएंगे तो R घट जाएगा? ऐसा कुछ लग रहा है किसी को? हाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या बोल रहे हो? लग रहा है? अरे तो हाँ हाँ बोल रहे हो, इतना क्वेश्चन ही समझ में नहीं। ये देखो ये वाला चीज़ सही है, ठीक है, ये यहाँ तक सही है। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हाँ R इज अ कांस्टेंट। अगर तुम लोग को लग रहा है कि ऐसा होगा कि V और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि दोनों ऊपर है बाकी फॉर्मूला जैसा, तो ऐसा केस इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें ये बढ़ाएंगे ना तो ये नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, और ये चीज़ जो भी रहेगा सेम ही रहेगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मान के चलो ये है 2 वोल्ट और ये है 4 एम्पियर इक्वल्स टू कुछ रेजिस्टेंस है। तुम इसको बढ़ाओगे 4 वोल्ट कर दोगे तो इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा? नहीं, रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। 4 एम्पियर जो है ये वाला बढ़ के क्या हो जाएगा? 8 एम्पियर हो जाएगा। बात बराबर रहेगा, रेजिस्टेंस पहले जितना था अभी भी उतना ही है। यही तो ओम्स लॉ है ना। इसलिए ये मत सोचना कि V और R पे R डिपेंड करता है। R डिपेंड किसी पे नहीं करता, मतलब V और I पे किसी और चीज़ पे डिपेंड करता है। वो चीज़ के बारे में बात करेंगे। ये समझ में आया? तो हम लोग यहाँ पे अलग से एक लिख लेना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये सही है। R इज नॉट प्रोपोर्शनल टू V और I, मतलब R निर्भर नहीं करता है V और I पे। ये इंपॉर्टेंट अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ पे डिपेंड कैसे करता है, डायरेक्टली कि इन्वर्सली? ऑब्वियसली यहाँ दिख रहा है डायरेक्टली, बट क्यों? रीज़न बताओ पहले। लेंथ खींचेंगे? हाँ हाँ ओके। इसका मतलब ही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ तुम बता छोड़ो। हाँ बताओ, किसी को पता है? हाँ देखो ये तो इससे समझ में आ रहा है कि लेंथ बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो वही चीज़ को इलैबोरेट करके बोला कि लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वो ठीक है, बट क्यों? लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगा, वो पूछ रहे हैं मेरा क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो। हाँ अरे तुम लोग हल्का फुल्का बोल रहे हो। देखो कैसे हंस रही लोग, ऐसे कौन हंसता है? दीक्षा ट्राई करो। उससे क्या होगा? हाँ बढ़ेगा, बट क्यों? ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों बढ़ेगा? मतलब वो बोल रही है लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या बोली तुम? करंट को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। ऐसे एक छोटा सा तार है और एक बड़ा सा तार है, तो यहाँ पे करंट इतना ही दूर बह रहा है ना, और बड़ा वाला तार में ज़्यादा दूर बह रहा है बिग बाजार तक, पहला। और दूसरा केस में हमको यहाँ से जाना है बैंक मोड़ तक। तो किस केस में हमको ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा? जितना लेंथ बढ़ाएंगे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा ना। एक इधर भी झेलना पड़ेगा, बिग बाजार के पास ट्रैफिक, क्रिस्टल गेट के पास ट्रैफिक, फिर पुल के पास ट्रैफिक, मतलब ज़्यादा है, झेलना ज़्यादा है। तो लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है ना मेरा भी। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम लोग बह रहे थे, हम लोग जा रहे थे, यहाँ पे कौन बह रहा है? इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है। वहाँ पे दूसरा गाड़ी ही मेरा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कौन है? तो अलग अलग एटम्स है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो आसपास इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा है, सुनना। इलेक्ट्रॉन लोग ऐसे कहाँ बहता है? वॉइड्स में बहता है। बीच में क्या रहता है? मतलब हर जगह क्या रहता है? मतलब एटम्स रहता है, और एटम्स के वॉइड्स में इलेक्ट्रॉन लोग मूव करते रहता है। अब जितना ज़्यादा लंबा रास्ता उतना ज़्यादा एटम्स का सामना करते हुए चिढ़ते हुए उसको निकलना पड़ेगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा करना पड़ेगा उतना ज़्यादा टकराने का चांस बढ़ जाएगा एक दूसरे से। मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि नहीं बढ़ जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सिंपल, समझ आया? नेक्स्ट, रेजिस्टेंस जो है एरिया पे भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे।
वो डायरेक्टली करता है कि इनडायरेक्टली करता है? नहीं पता। 1/a, हाँ। मतलब एरिया अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? चलो इसका भी सोचो। हाँ बहुत बढ़िया, बोलो। जितना चौड़ा होगा हाँ तो रेजिस्टेंस मतलब कम। रोड का हाँ हाँ, रोड का वो। रोड अगर चौड़ा रहेगा तो गाड़ी तक आ जाएगा इधर उधर, तो रेजिस्टेंस कम है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ क्या वायर? अच्छा तुम वायर के बारे में बोलेगा, हाँ बोलो बोलो। वो रोड के बारे में बोल रहे थे, हाँ ठीक है। क्या हो गया? हाँ मोड़ दिए मोड़ दिए, ठीक है। बट मोड़ना क्यों है? हम दो अलग अलग वायर ले रहे हैं ना, एक वायर है ऐसा पतला सा वायर, जबरदस्ती। एक ऐसा वायर, दो वायर, वायर 1 वायर 2। अब इसमें बताओ, एक्सप्लेन करो। रेजिस्टेंस ज्यादा है। किसमें? 1। सिंपल है, इतना ही है। यहाँ पे कंजेशन ज़्यादा है ना, पतला सा रोड है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लोग जा रहा है, तो ज़्यादा जा रहा है तो वापस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और अगर रोड को वो कर दिया, क्या बोलते हैं, 6 लेन बना दिया, तो अब ट्रैफिक घट जाएगा ना, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जल्दी जल्दी फ्लो हो सकता है। तो वही चीज़ है, बस इतना ही। एरिया अगर बढ़ा दोगे तो कंजेशन घट जाएगा और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बोला। दूसरा इसको मिला उसके साथ में अभी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और नीचे क्या आ जाएगा? A। इक्वल टू लगाओगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है जिसको हम लोग रो बोलते हैं, L/A। रो 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 रो, RH ना। हाँ RH। इसका मतलब है RH, जिसका मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी। अरे मतलब एक बात सुनो, जैसे A फॉर एप्पल होता है ना, A फॉर एप्पल भी होता है, और A का इसको बोलते क्या है? एमीटर। तो एल्फाबेट है क्या? अल्फ़ाबेट का एक नाम होता है ना, जैसे KMN ऐसा का नाम है ना, वैसे ही इस अल्फ़ाबेट का नाम है रो, ठीक है। अब हाँ, A का नाम A है, A का नाम A है, B का नाम B है। हम ये बोल रहे हैं कि रो इसका ग्रीक नाम है, बस अल्फ़ाबेट का। जब ग्रीक लोग ABCD पढ़ता है ना, तो वो लोग का A नहीं है, वो लोग का A अल्फ़ा है, वो लोग का B नहीं है, वो लोग बीटा बोलता है। इस तरह से चलता है वो लोग का। जैसे के बारे में ऐसे कप्पा बोलता है उसको। हाँ सही बात, तुम लोग देखना। उसके बाद म्यू, उसके बाद न्यू, इसको बोलते हैं न्यू, उसके बाद लैम्डा, उसके बाद ओमेगा, ठीक है। ये सब, ये भी रो, ये सब आता है ग्रीक अल्फ़ाबेट से। जैसे हम लोग ABCD बोलते हैं, वो लोग ऐसा कुछ बोलता है, अल्फ़ा बीटा कप्पा ऐसा कुछ बोलता है। रो इस तरह से पढ़ता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इस अल्फ़ाबेट का नाम है रो। ये इस जगह में क्या डिनोट करना चाह रहा है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी याद है क्या होता था? एक तुमको याद है? डिवाइस है। तुम हमेशा से ब्लैंक फेस दे रहे हो, कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है। रेजिस्टिविटी इज अ मेजर। हम 3 चीज़ लिखाए थे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टर। और एक एक वर्ड में बोले थे क्या है। तो रेजिस्टेंस एक वर्ड में क्या है? रेजिस्टर एक वर्ड में क्या है? डिवाइस, मटेरियल, जो भी बोलो। और रेजिस्टिविटी एक वर्ड में क्या है? एक मेजर है, कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है वो रोकने वाला प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस रोकता है ना करंट को, तो कितना ज़्यादा रोकता है? पानी पी लो पहले, वो इंपॉर्टेंट है। कितना ज़्यादा रोकता है, कितना कम रोकता है, वो डिपेंड करता है किस पे? रेजिस्टिविटी पे। इट्स अ मेजर, ठीक है। हाँ ठीक है, आ रहा है वायर, तो ये इसका एरिया तो ये भी हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। हम लोग फिर मेंसुरेशन पढ़ने लगे। और क्रॉस सेक्शन का मतलब इसको अगर बीच से काट दे तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ठीक है। ऐसे काटोगे इसको यहाँ से तो कैसा दिखेगा? ऐसा ही तो कुछ दिखेगा। तो यही वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो फ्लैट सरफेस है वही क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। नंबर 3 किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल्स यूज्ड। नंबर 4 डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, बट वो फॉर्मूला में नहीं दिखता है, ठीक। अभी इसको कंबाइन कर दिए तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? R इक्वल्स टू रो L/A, जहाँ पे R का मतलब पता ही है सबको, रेजिस्टेंस। L का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ जिससे करंट पास हो रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इस सिंबल का नाम है रो, बट यहाँ पे इसका मतलब क्या है? रेजिस्टिविटी, ठीक है। ओके, इतना लिख लो। यहाँ से रो का वैल्यू क्या हो जाएगा? रो का मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बताओ देखो, ध्रुवी बताओगी, ध्रुवी ध्रुवी
हाँ, जैसे R इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो रो इक्वल टू क्या होगा? हाँ, बहुत बढ़िया, समझ आ गया, आर ए बाई एल होगा। अब इसका ऐसा यूनिट पता करना, हमको बताओ आर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा यूनिट ऑफ रो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? ओम मीटर। बस इतना लिख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बताएं सॉल्यूशन, फिर तुम लोग बनाओगे कि इसको ट्राई करो। एक वायर का, बट उस वायर का लेंथ को डबल कर दिया जा रहा है, एरिया को आधा कर दिया जा रहा है, तो रेजिस्टेंस के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट विल हैपन टू द एल बाई ए था। वैसे ये वाला सही है तुम्हारा दीक्षा, बहुत बढ़िया, बट कैसे आया है देखते हैं। रेजिस्टेंस पहले ये था, बाद में रेजिस्टेंस कुछ अलग हो जा रहा है, मतलब हम अलग वाला को आर डैश मानते हैं। अलग में क्या हुआ, क्या मटेरियल चेंज हुआ कि वही रहा? वही रहा, तो रो विल बी रो ओनली। लेंथ क्या हो जा रहा है? 2 टाइम्स, मतलब 2L लिख सकते हैं क्या? और एरिया क्या हो जा रहा है? हाफ, मतलब A बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग रो लिखेंगे, L लिखेंगे और A लिखेंगे। ये वाला जो 2 है बाहर लिख दिए, और जो बाई के बाई में 2 है वो भी कहाँ चढ़ जाएगा? ऊपर ही चढ़ जाएगा। तो हो जाएगा 4 रो L बाई A, मतलब 4 और रो L बाई A किसके बराबर है? पहले वाले R के बराबर। तो R डैश इक्वल टू क्या आ गया? 4 टाइम्स ऑफ पहले वाला R, मतलब 4 गुना हो गया। समझ आया कैसे हुआ? इजी है। अब अगर कॉन्सेप्चुअली तुम लोग थोड़ा सोच लेते हैं कि लेंथ को हम लोग क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। लेंथ डबल हो जा रहा है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल, क्योंकि लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एरिया का कैसा प्रोपोर्शनल है? इनडायरेक्ट की डायरेक्ट? इनडायरेक्ट, मतलब अगर एरिया को आधा कर रहे हैं तो भी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो एक बार लेंथ की वजह से भी डबल हुआ, और एक बार एरिया को आधा करने की वजह से भी डबल हुआ, टोटल कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया। ऐसे कॉन्सेप्चुअली सोच सकते थे। चलो देखते हैं। हाँ, वो शायद सही है, 1/8 तक तो सही है, बट थोड़ा देखो अभी परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। आर डैश इक्वल टू तो रो एल बाई ए है ही, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। आर डैश कितना हो जाएगा? तो रो ही रहेगा। एल कितना हो जाएगा? आधा, मतलब बाई, और एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स 4A, तो हो जाएगा रो एल बाई ए और इधर 1/8। तो आर डैश इक्वल टू हो गया 1/8 ऑफ आर, ठीक है, 1/8 ऑफ आर हुआ है। तो आर डैश बाई आर कितना आ रहा है? 1/8 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। आर डैश बाई आर, यार को नीचे लेके आए 1/8। तो परसेंटेज क्या पूछा है? चेंज। तो आर से आर डैश होने में कितना का चेंज हुआ है? यहाँ से यहाँ आने में कितना चेंज हुआ है? परसेंटेज चेंज हम बताए थे कि कभी परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो ऊपर लिखते हैं कितना चेंज हुआ, नीचे लिखते हैं किससे चेंज हुआ, और इंटू करते हैं 100। ऐसे एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में डायरेक्टली नंबर्स लिखना है। यहाँ पे कितना चेंज हुआ? एक चेंज हुआ, 8 था पहले ना, अभी कितना हो गया है रेशियो? 7 चेंज हुआ है। तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे कितना की जगह में 7, किससे चेंज हुआ है? 8 से, तो नीचे हो जाएगा 8 और इंटू 100। नहीं, इसकी स्टेप के बाद डायरेक्टली ऐसे लिखना है, कितना चेंज हुआ ऐसे लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पे 8 - 7 भी लिख, सॉरी 8 - 1 भी लिख सकते हो। उसके बाद वाला स्टेप में कर सकते हो 7। नहीं वो मत करना। ये 7 × 12.5 आ रहा है, कितना मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है। वाह कितना परसेंटेज चेंज हुआ है?